हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के एक पार्ट में हमने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का, और दूसरे पार्ट जो है ना यूनिट थर्ड की बात कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड में दो हिस्सा है, इक्विलिब्रियम है, मेन यूनिट है इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम में दो हिस्सा होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला हिस्सा हमारा हो चुका है, अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले हिस्से को समझा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला हिस्सा क्या बोलता है। देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या है? मैं बोलता हूं वे पदार्थ जो जलीय विलयन या अपने पिघले हुए रूप में आयनित हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता मतलब आयनन टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये एक डेफिनेशन हो गया। मैं लिख सकता हूं कि सबस्टेंस विच, इंग्लिश में सबस्टेंस विच गेट आयनाइज्ड देख इंग्लिश में लिखूं, substance which get ionized, substance which get ionized into their ions in its aqueous or molten form, देखिए एक डेफिनेशन मैंने लिखा यहां से हिंदी में और यहां से इंग्लिश में। क्या हुआ इस डेफिनेशन का मतलब, कोई भी पदार्थ जिसको अगर हम पानी में घोल दें या जिसको हम पिघला दें, द्रव अवस्था में आने के बाद वो आयनों में टूट जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। ठीक है, कई प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। मुख्यतः विद्युत अपघट्य को जो बांटा जाता है उस पर बात कर लेता हूं। मुख्यतः इसको दो भाग में, एक कहलाता है प्रबल विद्युत अपघट्य, और इसका एग्जांपल इसमें इंग्लिश में लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे अपन, डेफिनेशन पहले एक देख लेते हैं। तो ऐसा पदार्थ विद्युत अपघट्य में से, ऐसा विद्युत अपघट्य जो लगभग 100% 100% कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कुछ बचे ही ना, वो क्या कहलाता है प्रबल। लेकिन जो बहुत कम मात्रा में आयनाइज होता हो, 20% आयनाइज हुआ बाकी पड़ा रहा, 30% आयनाइज हुआ बाकी पड़ा रहा, कुछ 2% आयनाइज हुआ और बाकी पड़े रहा, तो बहुत कम परसेंटेज जब जिसका आयनाइज होता है वो कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको बोलते हैं आंशिक रूप से आयनित, इसको बोलते हैं कम पूर्ण रूप से आयनित। तो यहाँ पूर्णतः आयनित पदार्थ, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूर्णतः आयनित जो होता है, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, और इधर रहेगा आंशिक रूप से, आंशिक आयनित, पार्शियली आयनाइज्ड। ठीक है भाई, दोनों का डेफिनेशन में ज्यादा अंतर
नहीं है। अच्छा, अब बात आती है एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल पर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि एग्जाम्पल इसमें कौन कौन आता है। ध्यान दें, सारे के सारे जो प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी में आते हैं। सारे के सारे जो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी इसमें आते हैं। और लगभग सारे लवण, सभी सॉल्ट इसमें आते हैं। मैं क्या क्या लिखा हूँ भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण, ये सब इसमें आते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन? HCl जानते हो, H2SO4 जानते हो, नाइट्रिक एसिड जानते हैं, चलो 3, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड कहलाता है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। और लवण तो भरपूर है, जैसे नमक एक लवण है, ये सोडियम एसीटेट एक लवण है। तो नमक, सोडियम एसीटेट एक लवण है। अब लवण कोई भी हो इस कैटेगरी में आता है। तो ये मैंने इसका एग्जांपल बनाया। उधर की बात कर लेता हूँ, यहाँ कौन आएगा? तो यहाँ आएगा वीक, पूरा उल्टा कर दो, वीक एसिड पूरा, वीक बेस पूरा। अब सॉल्ट में कोई वीक नहीं होता ना, सॉल्ट इधर ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ वीक एसिड कौन कौन है एग्जाम्पल के तौर पे? दुर्बल अम्ल कौन कौन है? तो जितना भी कार्बनिक अम्ल है वो मोस्टली दुर्बल होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH। क्या क्या लिखे? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये जितना ऑर्गेनिक अम्ल है वो मोस्टली क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल क्षार अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया से संबंधित प्राइमरी अमीन, ये भी इसी से संबंधित है। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन में लिखा है बहुत ही, चलो लिख देते हैं टर्सरी अमीन, ये लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लो। तो पहचान इतना बोल सकता हूँ कि अमोनिया और अमोनिया से संबंधित, यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक अम्ल, यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेस और सॉल्ट पूरा। अच्छा, ये देखें कि मैंने लिस्ट तो कर दिया कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, या प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य हमने लिस्ट में कर दिया है। लेकिन याद रखें इसको, कोई भी अगर अज्ञात पहली बार आप देख रहे हैं, कोई चीज दे दिया और बोले देख के ये फॉर्मूला है भाई, लो ये नाम है, लो और बताओ ये प्रबल है कि दुर्बल है, तो मैं आप कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रबल और दुर्बल, ये मैंने H2SO4 को प्रबल क्यों माना? क्योंकि मुझे पता था, पहले से पता था कि ये प्रबल है, इसलिए मैंने प्रबल में रख दिया। अभी याद था, कहने का मतलब मैंने अभी कोई पहचाना नहीं है, ठीक है। तो प्रबल और दुर्बल पहचानने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही पहचाना जाता है। ये याद था इसलिए लिख दिया गया है, यह जनरल अनुभव के आधार पर लिख दिया गया है कि ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, ठीक है। तो प्रबल दुर्बल को आपको पहचानने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से पहचानना असंभव है। ये हो गया विद्युत अपघट्य के बारे में। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए, विद्युत अपघट्य के बारे में जब हम बात किए तो प्रबल और दुर्बल दो तरह से बात किए। दुर्बल में कुछ कम परसेंटेज में आयनाइज होता है बोले, और प्रबल में पूरा आयनाइज होता है बोले। तो प्रबल में देखो, चलो क्लियर है, पता है कि हाँ पूरा आयनाइज होता है, लेकिन दुर्बल में कुछ ऐसे डाटा की जरूरत पड़ेगा जो उसकी आयनन की मात्रा को बताए, है ना, आयनाइजेशन कितना हो रहा है ये बताए। प्रबल में तो हमेशा 100% आयनाइज है ऐसा बोल दोगे, लेकिन दुर्बल में हमको समझाना पड़ेगा कि कभी 20 है, कभी 30 है, कैसे पता चला, क्या कौन सा वैल्यू जो बताएगा। तो उसके लिए लाया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा अल्फा। अल्फा क्या है? पहले मैं गणितीय रूप से बताता हूँ। अल्फा हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला जैसा बना दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, इलेक्ट्रोलाइट टेकन। क्या क्या लिखे भाई?
ऊपर लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड और नीचे लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। तो दोनों में अंतर क्या है कि हमने ऊपर में नीचे में रखा टोटल कितना हमने लिया, 10 मोल लिया तो 10 मोल, 10 में से 8 मोल आयनाइज हो गया तो वो ऊपर रहेगा, कितना आयनाइज हुआ ऊपर और कितना लिए वो नीचे, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग बोलेंगे अल्फा। और ये मोलों में ही लेना, हाँ? हिंदी में अगर चाहे तो हिंदी में देता हूं, विद्युत अपघट्य के आयनित मोलों की संख्या, आयनित मोलों की संख्या, विद्युत अपघट्य के आयनित मोलों की संख्या। नीचे क्या रहेगा, विद्युत अपघट्य के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो ये अनुपात ही क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को अब चलो ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास हो गया, कुछ अन्य बातें और कर लेते हैं। वियोजन की मात्रा जो अल्फा है, अल्फा जो है कभी कभी एक्स से भी दर्शाते हैं, लेकिन यहां अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। अल्फा जो है वो, ये जो अल्फा है वो समानुपाती होता है। देखिए ये वाला चीज समानुपाती ले लिया, ये अल्फा है, क्लियर होता है ना, ताप के समानुपाती होता है, ताप बढ़ने से अल्फा बढ़ता है, ठीक है। अल्फा का जो सांद्रता के साथ जो संबंध है वो उल्टा होता है ज्यादातर। सांद्रता के साथ मतलब उल्टा, मतलब सांद्रता के साथ उल्टा, ये सांद्रता या कंसंट्रेशन। लेकिन यही जब तनुता बोल देते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब तनुता होता है। ये लो तनुता मतलब किसी विलयन में जितना पानी मिला होगा, जितना तनु करोगे उतना जल्दी, उतना ज्यादा आयनेशन होता है, लेकिन जितना उसको सांद्र करते जाओगे उतना कम आयनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सांद्रता को यहाँ तनुता के सेंस में यूज किया हो ना, तो तनुता का उल्टा सांद्रता यूज किया हो है। तो सांद्रता और तनुता कभी कभी कन्फ्यूजन आता है, लेकिन मैं यहाँ क्लियर यूज कर रहा हूँ। मैं किसके सेंस में बात कर रहा हूँ, तनुता को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तनुता बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी अल्फा बढ़ता है, ये सामान्य घटना है, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, अल्फा को जब भी लेना है प्रति मोल लेना है, प्रति मोल है ना, एक मोल के सेंस में लेना है, कभी भी लेना है। अल्फा को जब भी लेना है, अल्फा ऑलवेज पर मोल लिया जाता है, पर मोल टेकन, इंग्लिश में लिख दो पर मोल टेकन, इसका मतलब हिंदी में हमेशा प्रति मोल लिया जाता है, ये याद रखना है अल्फा को। अच्छा, दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ जगह नहीं, मैं इधर बताता हूँ हल्का सा, एक इन्फॉर्मेशन और आप नीचे लिख देना नोट करके। अल्फा का जब भी वैल्यू निकालते हैं ना, तो देखो अल्फा का वैल्यू मान लो मैं ऐसा बोलूं 0.2, तो परसेंटेज अल्फा हो जाता है इंटू 100 करके, तो 20%। 0.3 बोलूं तो ये हो जाता है 30%, ठीक है। 0.02 बोलूं तो ये हो जाता है 2%। मतलब जब ये है बोलचाल का लैंग्वेज, बोलते हैं, जैसे मुझे किसी को बताना है हाँ भाई 20% अनाइज, तो उसको भी दिमाग में समझ में आता है 20% अनाइज। लेकिन अगर उसको बाकायदा कॉपी में कैलकुलेट करते हुए लिखना है, किसी न्यूमेरिकल में यूज करना है, किसी न्यूमेरिकल में यूज करना है, किसी कैलकुलेशन में यूज करना है, या इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है, तो ये फ्रैक्शन में ही लिखा जाएगा, याद रखना। क्योंकि इसमें हमने इंटू 100 किया ही नहीं है, अगर 100 से गुणा करेंगे तभी ये उधर जाएगा, और नहीं किए हैं तो फिर ये फ्रैक्शन में ही रहता है। तो याद रखना है भाई, ये ऐसा है, ठीक है। और याद रखना, अगर मैं यहाँ 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 100%, और ये 100% किसके लिए होता है, प्रबल के लिए होता है, ये भी याद रखें। ये किसके लिए है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये 1 आ गया तो 100 समझ लीजिए, जब भी 1 आया मतलब वो प्रबल है समझिए, और उससे कम आया तो वो दुर्बल है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर सावधानी बरत के रखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह में हमेशा पॉइंट में लिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला में ही यूज नहीं किया मैं 100, ये वाला ही ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में। ये परसेंटेज वाला केवल बोलचाल का है, बोलचाल मतलब बोलते वक्त, क्वेश्चन में भी लिख देते हैं कभी कभी कि इतना % अनाइज, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त उसको हमेशा फ्रैक्शन में यूज करना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया
वियोजन की मात्रा पर डिस्कशन। ठीक, नोट करें। हम पीछे बात किए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जैसा बोलो आप, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, कैसे प्रबल और दुर्बल के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं, उन पर हम हल्का हल्का बात किए हैं। अब उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि उसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर हम तनुता का प्रभाव देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो नियम दिया उसको ओस्टवाल्ड ने दिया, इसलिए इसको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहा जाता है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। पहली बात कि ये नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य पर ही लागू होगा, प्रबल पे नहीं। क्यों? प्रबल 100% आयनाइज है, उसमें तनुता बढ़ाओ ना बढ़ाओ 100 से कम तो हो नहीं जाएगा, 100 से कोई ज़्यादा हो नहीं जाएगा, तो प्रबल में तनुता का कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में। ठीक है ना? आयन भले दूर दूर हो जाएंगे अलग बात, लेकिन वो आयनन बढ़ना नहीं होता। आयनन तो पहले से 100% है प्रबल में, इसलिए प्रबल में तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यह नियम केवल और केवल दुर्बल पर वर्क करता है, प्रबल पे बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो ये याद रखेंगे। तो पहले ये लिख देता हूं कि यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य पर, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कार्य करता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कार्य करता है। यह जो नियम है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कार्य करता है। लिख देता हूं स्लाइड में इंग्लिश में, इट इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो थोड़ी देर बाद देखते हैं, है ना? ये लास्ट में लिखाऊंगा, नियम क्या है उसको थोड़ी देर बाद लेते हैं। चलो मान लेते हैं, माना Ha कोई दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार भी ले सकते थे, कोई दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेट Ha इज अ वीक एसिड। हम तो क्या होगा, Ha जब आयनाइज होगा तो एक तरफ A माइनस, और मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं चलेगा, H को बाद में लिख देते हैं, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से आयनाइज हुआ, प्रोटॉन दिया और ये कॉन्जुगेट बेस। अब इस समय जब हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, मतलब इसको जब बस छोड़े थे, अभी आगे गया नहीं था, उस समय इसकी सांद्रता सपोज C थी। लेकिन जब T समय पर हम बात किए तो इसकी सांद्रता घटा। कितना घटा? तो C का ही अल्फा गुना बाहर चल दिया। अल्फा क्योंकि प्रति मोल होता है तो C मोल के लिए C इंटू अल्फा। तो अब जो माइनस हुआ वो आगे जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ध्यान रखिए दोनों जगह ले जाना है, ऐसा नहीं कि एक जगह। भाई यहाँ से 1:1 है ना, तो यहाँ भी एक इतना घटाया तो इतना ही आगे जाएगा, यहाँ भी इतना ही आगे आएगा। तो इस तरह से T समय पर ये मिला हमको। अब एक जब साम्य अवस्था स्थिरांक जैसे निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही K निकालता हूँ, लेकिन K को ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड वियोजन स्थिरांक है, इसलिए Ka लगा देता हूँ पहचान के लिए। कोई जरूरी नहीं है Ka लगाना, ठीक है? पहचान एसिड है तो Ka, बेस हुआ तो Kb कर देना। तो साम्य अवस्था स्थिरांक कैसे होगा? T समय की बात हो रही है तो C इंटू अल्फा, भाई इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन, C इंटू अल्फा। अभी कोई स्टैटोमेट्री यहाँ 1 2 नहीं ना, इसलिए पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना तो सब जानते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी में कर दिया इसको। अच्छा, बारी आती है अब इसको क्या किया जाए और सॉल्व हो सकता है क्या? तो देख लो, यहाँ से C स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फा अगेन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से देखो C को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से ये एक C काट के इसको काट दो, बचा क्या? राइट साइड लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू, अल्फा बोलता हूँ, Ka इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। एक ये समीकरण हमारे पास दिखाई दिया, ठीक है? समीकरण नंबर एक नाम ले देता हूं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा ना बहुत कम होता है और हमेशा कैलकुलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू इग्नोर करने लायक है, बहुत कम है, इफ अल्फा इज वेरी लेस, बहुत कम, तो 1 माइनस अल्फा की जगह में हम लोग इसको इग्नोर करते हुए 1 ही लिख देते हैं, चलता है। ये इग्नोर करने लायक हो तब ये फॉर्मूला नो डाउट 100% सही फॉर्मूला है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये मुश्किलात से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, के ए अप्रोक्सीमेट इसको 1 मान दिए तो इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सरल हो जाता है। लेकिन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला एकदम सही है, सब लोग मैं ऊपर वाले को ही प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये और वे वैल्यू दोनों कैलकुलेट करने लायक होगा तो मैं बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इससे मेरा आंसर सही आएगा। पर हाँ, टफ कर रहा है, बहुत 0.0 ऐसा कुछ वैल्यू है इसका, तो इग्नोर करो। बहुत कम है तो इग्नोर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो इग्नोर करो। तो ये वैल्यू आ गया। कोई अगर अब मुझे इसमें से अल्फा पूछता है, अल्फा, तो देखो सी को पहले भेज दो, के ए बाई सी, हाँ, और जो स्क्वायर जो होता है ना, उसके जगह में इधर आओगे तो क्या होता है, रूट हो जाता है। ये स्क्वायर की जगह रूट हो गया। ओस्टवाल्ड तंत्र का नियम यही है। क्या है, मैं शब्दों में बोलता हूं, मेरे पास जगह कम है, पर आप लोग सुन के लिखिएगा। क्या हुआ जरा देखिए, थोड़ा जगह है, आप हो सकता है आ जाए। हाँ देखिए यहां क्या, अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, किसका पट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का। वियोजन की मात्रा सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब तनुता के समानुपाती, यही तो है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा तनुता के समानुपाती होता है। अब देखो मैंने तनुता के समानुपाती लिख दिया, क्यों, सांद्रता के उल्टा है तो तनुता के सीधा होगा, एकदम सरल बात है। तो यहां ऐसे लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू किसके, डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में आप थोड़ा दिमाग को और क्लियर करना, मैं यहाँ डाइल्यूशन शब्द कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर डाइल्यूशन नाम का कोई चीज नहीं है। तो डाइल्यूशन एक गुण है, प्रॉपर्टी है। डाइल्यूशन को हमेशा सांद्रता के से ही दिखाते हैं, लेकिन सांद्रता का उल्टा करके दिखाते हैं। डाइल्यूशन नाम का कोई वैल्यू हम कहीं पर डी फॉर डाइल्यूशन ऐसे कहीं नहीं पढ़ते भाई। डाइल्यूशन एक समझने के वाली गुण है। डाइल्यूशन मतलब पतलापन, पानी मिला दो डाइल्यूट हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन डाइल्यूशन को नापने के लिए भी सांद्रता का ही उपयोग करते हैं, इसलिए डाइल्यूशन और सांद्रता हमेशा जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन वर्ड यूज किया तो थोड़ा सा ऊपर का भी हेडिंग भी क्लियर हो गया और तनुता शब्द भी आ गया। तो सांद्रता का उल्टा लेकिन डाइल्यूशन का सीधा, यही है। अब इसका मतलब है दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर मैं पानी और मिला देता हूं तो ज्यादा से ज्यादा आयनित हो सकता है, मतलब तनु कर दूं तो ज्यादा आयनित हो सकता है। यही उसके लिए ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है। ठीक है, नोट करें, यहां तक रखें। ठीक, चलिए।